वैद्युत क्षेत्र, इसका फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q, बल बट्टे आवेश। बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसकी डायमेंशन निकालेंगे, न्यूटन यानी कि बल की जो डायमेंशन है वो होती है mL/t-2। अब ये आपका क्या है Q बराबर, हम जानते हैं Q बराबर होता है IT, Q बराबर IT होता है। तो ये है आपकी विद्युत धारा, और विद्युत धारा की जो डायमेंशन है वो होती है A, और यह टाइम, और टाइम की डायमेंशन T। ओवरऑल ये हो जाएगी आपकी mL/t-3 A-1। तो वैद्युत क्षेत्र की जो डायमेंशन है वो हो जाएगी mL/t-3 A-1। अब आपका वैद्युत विभव V बराबर W/Q, फॉर्मूला याद रखिए, V बराबर W/Q, मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। ये आपका कार्य और ये आपका आवेश, तो जूल प्रति कूलाम, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी कार्य, और कार्य की जो डायमेंशन है वो होती है mL/t-2। ये ऐसे ही आपको Q बराबर IT से इसकी जो डायमेंशन है AT लेंगे, AT, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी mL/t-3 A-1 है ना। आपका अगला है गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E बराबर F/m, बल बट्टे द्रव्यमान। बल का मात्रक होता है न्यूटन, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम। बल की जो डायमेंशन है वो होती है mL/t-2, mL/t-2। द्रव्यमान की जो डायमेंशन है वो होती है आपकी m, m से m कैंसिल हो जाएगा, बनेगा L/t-2, L/t-2 है ना, L/t-2। ओके, अगली है आपकी गुरुत्वीय विभव V बराबर होता है ये आपका हो जाएगा W/m, V बराबर W/m। इसका हो जाएगा तुम्हारा मात्रक जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम। इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी जैसे कार्य, और कार्य की जो डायमेंशन है वो होती है आपकी mL/t-2। और ये आपका द्रव्यमान का होता है आपकी डायमेंशन m से m कैंसिल, तो L/t-2 है ना। गुरुत्वीय विभव की जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी L/t-2। अब आपका प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट आपका क्या होता है H बराबर E/v। यहाँ जो V है वो आपकी वेग प्रवणता, तो ये आपकी ऊर्जा बटे वेग प्रवणता, और वेग प्रवणता होता है आपका फॉर्मूला वेग बटे दूरी है ना। तो प्लांक नियतांक का जो सूत्र है वो होगा E/v। इसका जो मात्रक है याद रखेंगे आप, जूल सेकंड होता है, जूल सेकंड। जूल कार्य का मात्रक है, और कार्य की जो डायमेंशन है वो होती है mL/t-2, और समय की हो जाएगी आपको t, इसकी डायमेंशन हो जाएगी mL/t-1। तो प्लांक नियतांक की जो डायमेंशन है वो हो जाएगी mL/t-1। कोणीय संवेग को हम कहते हैं J से रिप्रेजेंट करते हैं, और J बराबर फॉर्मूला होता है mv/r, m/v/r, द्रव्यमान गुणा वेग गुणा दूरी, mv/r। इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और ये दूरी का मात्रक मीटर। ये हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, या से जूल सेकंड के नाम से भी जानते हैं, जूल सेकंड। इसकी जो डायमेंशन है कोणीय संवेग की वो हो जाएगी किलोग्राम की जो डायमेंशन है वो होती है m, ये लंबाई के लिए आता है मीटर, इसकी हो जाएगी L2 है ना, और ये हो जाएगा आपका T-1 mL/2, सॉरी ये जूल सेकंड, जूल किसका होता है, जूल होता है कार्य का होती है mL/t-2, और ये आपका समय का होता है सेकंड, सेकंड के लिए t आएगा, तो ये हो जाएगा mL/t-1। इसके बाद हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र होता है आपका B बराबर φ/a है ना। इसका जो मात्रक है वो होता है आपका टेस्ला, इसका मात्रक क्या होता है टेस्ला, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है ना। अब इसकी जो डायमेंशन है वो निकालेंगे कैसे। अच्छा, इसकी जो डायमेंशन है दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा F बराबर IBL साइन थीटा होता है ना। तो साइन थीटा को आप भूल जाइए, क्योंकि हमें डायमेंशन निकालनी है। यहाँ से हमें चुंबकीय क्षेत्र की डायमेंशन निकालनी है, और चुंबकीय क्षेत्र इसमें B, तो यहाँ से आप B की वैल्यू निकालिए पहले। B बराबर हो जाएगा F/IL है ना।
तो एफ यानी कि बल, और बल की जो डायमेंशन है वो होती है ml t माइनस टू, ml t माइनस टू, ये आपका आई होती है धारा, और धारा की जो डायमेंशन वो होती है ए, ये लंबाई इसकी होती है एल, एल से एल कट जाएगा तो क्या बनेगा एम टी माइनस टू ए माइनस वन, एम टी माइनस टू ए माइनस वन। इसके बाद हम पढ़ेंगे यंग मापांक, और यंग मापांक का फॉर्मूला जो होता है वो होता है प्रतिबल बट्टे विकृति, प्रतिबल बट्टे विकृति, है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। प्रतिबल 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 होता है आपका बल बट्टे क्षेत्रफल, प्रतिबल होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, है ना, बल बट्टे क्षेत्रफल। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, तो इसको मैं आगे अगले पेज पे ले लूँगा। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही होंगी, चुंबकीय क्षेत्र शायद पूरा पोर्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इन चीज़ों को यहाँ से मिटा के ऊपर बता रहा हूँ, है ना। तो हम इसको साफ कर लेते हैं। जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इन चीज़ों को मैं अभी साफ करके इन्हें बताने वाला हूँ, जो कि कैमरे में नहीं दिखाई दे रही है। ओके, इसे हम साफ कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के लिए फॉर्मूला होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र B बराबर फाई अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला है। इसकी यदि हम मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक है वो होता है आपका टेस्ला, मात्रक होता है आपका टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसकी हमें डायमेंशन पढ़नी है, तो B बराबर फाइव अपॉन ए से डायमेंशन निकालना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला और याद कर लीजिए। एक फॉर्मूला होता है F बराबर IBL साइन थीटा, है ना। तो हमें डायमेंशन निकालनी है, इसलिए साइन थीटा को भूल जाइए, यहाँ से आप B का मान निकालिए। B बराबर हो जाएगा F अपॉन IL, बल बट्टे धारा इंटू लंबाई, है ना। तो यहाँ से इसका जो मात्रक वो क्या बनेगा, बल का मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक क्या बनेगा एम्पियर, धारा का इसका बनेगा मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसका ये तीसरा मात्रक है। अब इसके डायमेंशन की बात करें तो बल की जो डायमेंशन वो होती है ml t माइनस टू, ml t माइनस टू। ये आपकी धारा वैद्युत धारा की जो डायमेंशन वो होती है ए, ये L, और लंबाई इसकी तो L ही होती है ना, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जो डायमेंशन वो बनेगी m t माइनस टू ए माइनस वन, एम टी माइनस टू ए माइनस वन। तो ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र है ना, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायमेंशन है, और ये इसकी यूनिट है, और ये इसका फॉर्मूला है। अगला जो है आपका वो है आपका यंग मापांक, यंग मापांक, यंग मॉडुलस, यंग मॉड्यूलस, है ना। तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो प्रतिबल हम जानते हैं, प्रतिबल होता है आपका बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। विकृति एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, विकृति होती है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, तो लंबाई से लंबाई कैंसिल हो जाएगा, तो विकृति एक यूनिट लेस है, तो वो डायमेंशन लेस भी है। तो प्रतिबल, तो यंग मापांक जो मात्रक है वो हो गया आपका बल बटे क्षेत्रफल, ये तो फॉर्मूला हो गया। इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी यदि डायमेंशन की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी बल की जो डायमेंशन वो होती है ml t माइनस टू, और क्षेत्रफल की हो जाएगी आपकी L2, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी ml माइनस वन t माइनस टू, ml माइनस वन t माइनस टू। ओके, अगला फॉर्मूला है आपका बल नियतांक, बल नियतांक, हाँ, बल नियतांक यानी कि आपने पढ़ा होगा स्प्रिंग का बल नियतांक। स्प्रिंग का जो बल नियतांक है आप लिख लीजिए यहाँ पर, स्प्रिंग का बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक ये होता है K बराबर F अपॉन एक्स, है ना। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, और इसकी यूनिट डायमेंशन की बात करें तो ये बल, और बल की जो डायमेंशन वो होती है ml t माइनस टू, और ये हो जाएगी आपकी L से L कैंसिल, इसकी डायमेंशन हो जाएगी m t माइनस टू। ओके, तो ये सभी आपके फॉर्मूले हैं। अब हम पढ़ेंगे समान मात्रक वाली राशियाँ। ओके, तो ये है आपकी कुछ समान मात्रक वाली राशियाँ, सेम यूनिट क्वांटिटी। ऊर्जा, कार्य, बलागुण, इनकी जो यूनिट है वो सेम होती है ना। तो कार्य W बराबर आप जानते हैं F इंटू डी होता है,
एफ इंटू डी। तो कार्य का मात्रक जूल है ना, कार्य का मात्रक जूल भी होता है। तो ध्यान रखिए, कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल, ऊष्मा का मात्रक जूल, ये इनके सभी इन सभी के क्या मात्रक होते हैं, जूल होते हैं, है ना। ऐसे यहाँ से मैं बात करूँ कार्य बराबर होता है W बराबर एफ इंटू डी। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर, है ना। तो ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा, कार्य का मात्रक और बलागुण भी आप पढ़ा होगा आपने, टाउ बराबर एफ इंटू डी, बल गुणा विस्थापन, है ना। तो ऊर्जा, कार्य, बलागुण, इनकी जो यूनिट है वो सेम होती है। जब इनकी यूनिट सेम है तो इनकी डायमेंशन भी सेम होगी, है ना। भार का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन और भार का मात्रक भी न्यूटन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि भार का मात्रक क्या होता है। भार का मात्रक होता है न्यूटन, जो बल का मात्रक है वही भार का मात्रक है। कुछ बच्चे इसे लगा देते हैं किलोग्राम, जो कि गलत है। भार का मात्रक न्यूटन होता है ना। घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, सापेक्ष घनत्व, रेनॉल्ड संख्या, ये सभी यूनिटलेस हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं होती। ये सभी क्या है, यूनिटलेस, यानी कि ये मात्रकहीन है, इनका कोई मात्रक नहीं होता है ना। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक। दाब यानी कि आपने पढ़ा होगा, दाब यानी कि प्रेशर, P बराबर आपने पढ़ा होगा F/A, बल बट्टे क्षेत्रफल। प्रतिबल भी होता है आपका बल बट्टे क्षेत्रफल, है ना। प्रतिबल भी आपका क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल। तो दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, इन सभी का जो फॉर्मूला है वो होगा क्या होगा, बल बट्टे क्षेत्रफल। तो बल बट्टे क्षेत्रफल से इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी, बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इनकी जो यूनिट है वो हो जाएगी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग, है ना। कोणीय संवेग आपने पढ़ा होगा, कोणीय संवेग का क्या होता है, J बराबर mv/r, है ना। तो इसकी जो यूनिट है वो क्या बनेगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, है ना। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। प्लांक नियतांक की जो यूनिट है वो होती है आपकी जूल सेकंड, जूल सेकंड, है ना। तो यहाँ से यदि इसकी हम डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन सेम आएगी, अभी मैं बता रहा हूँ, है ना। संवेग और आवेग, है ना। आवेग आपने पढ़ा होगा F इंटू डेल्टा टी, और यहाँ से इसका जो मात्रक है वो बनेगा न्यूटन सेकंड बनेगा। बल नियतांक और पृष्ठ तनाव, है ना। पृष्ठ तनाव आपने पढ़ा होगा, बल बट्टे लंबाई होता है, बल बट्टे लंबाई, है ना। बल बट्टे लंबाई। बल नियतांक अभी मैंने पढ़ाया था आपको, ये होता है K बराबर F/x। बल नियतांक K बराबर F/x, है ना। स्प्रिंग का बल नियतांक पढ़ा होगा। हाँ, तो यहाँ से इसकी जो यूनिट है वो क्या बनेगी, इन दोनों की यूनिट बनेगी न्यूटन प्रति मीटर। तो ये इनकी यूनिट हो गई। अगर इसके डायमेंशन निकालें हम तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये आपका क्या है, F इंटू डी यानी कि न्यूटन मीटर, है ना। तो ये आपका बल है, बल की जो डायमेंशन है वो होती है आपकी mL/t-2, और ये मीटर, इसकी डायमेंशन हो जाएगी L, इसकी डायमेंशन हो जाएगी आपकी L। तो ओवरऑल ये हो जाएगी mL/t-2, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। भार यानी कि बल का मात्रक होता है न्यूटन, और बल की जो डायमेंशन है वो होती है mL/t-2। तो जो डायमेंशन बल की होगी वही डायमेंशन आपकी भार की भी होगी, भार की डायमेंशन पूछता है ना। इसके बाद है आपका ये घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, सापेक्ष घनत्व, इनकी कोई यूनिट नहीं होती है, और इनकी यूनिट नहीं होती है ना, यूनिट नहीं होती है तो इनकी डायमेंशन भी नहीं होती है। ये विमाहीन राशियाँ हैं, विमाहीन, डायमेंशनलेस, है ना। इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, इनकी जिसकी यूनिट नहीं उसकी डायमेंशन भी नहीं, है ना। इसके बाद है दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन ये न्यूटन है कि बल, और बल की जो डायमेंशन है वो होती है mL/t-2, ये मीटर के लिए L आता है तो L2। तो ओवरऑल ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन mL-1t-2, ये, है ना। ये कुछ समान राशियां हैं इनकी, इन्हें याद कर लीजिए। पूछता है निम्नलिखित में से किसकी विमाएं समान हैं, दाब, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल, इनमें से कुछ ऑप्शन दे देगा तो आपको छांटना होता है। अगला है आपका प्लांक नियतांक या कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और जूल सेकंड। अगर इसी से हम दोनों से यूनिट निकालना चाहें, सॉरी इसकी डायमेंशन निकालना चाहें, तो किलोग्राम के लिए क्या आता है, किलोग्राम के लिए m आती है डायमेंशन, ये मीटर स्क्वायर के लिए L आएगी तो L2 हो जाएगा, और समय के लिए सेकंड आएगा तो ये t-1 हो जाएगा, क्योंकि t/में है ना। समय की जो डायमेंशन है वो t होती है, ऊपर जाएगा पलट के तो फिर वो t-1 हो जाएगा, mL/t-1। ये इसकी क्या है, ये इसकी डायमेंशन है ना। संवेग P बराबर होता है m इंटू बी, द्रव्यमान गुणा वेग, इसके, है ना। और F इंटू टी, न्यूटन सेकंड, यहाँ से निकाल दीजिए, है ना। तो इसकी डायमेंशन की बात करें तो बल की जो डायमेंशन है वो होती है mL/t-2, और समय की हो जाएगी t, तो ये हो जाएगी mL/t-2। तो संवेग और आवेग इनकी जो डायमेंशन है वो होती है mL/t-2, है ना। इसके बाद है आपका बल नियतांक यानी पृष्ठ तनाव। बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक K बराबर F/x,
पृष्ठ तनाव बल बट्टे लंबाई, इसकी डायमेंशन की बात करें न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, बल की जो डायमेंशन है वो होती है MLT-2, और ये क्या आपका लंबाई है, और लंबाई की क्या आती है, L आता है, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, तो आप सुन लीजिए, बोर्ड पर नहीं आ पा रही चीज़ें, तो क्या हो जाएगा ये MT-2 हो जाएगा। इसे मैं दोबारा से बता दूंगा, है ना, तब तक आप सुन लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। L से L कैंसिल हो जाएगा। बल नियतांक या पृष्ठ तनाव, बल नियतांक होता है K बराबर F/x, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन बल बट्टे लंबाई, तो बल बट्टे लंबाई, बल की जो डायमेंशन, बल का जो मात्रक होता है न्यूटन, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। बल की जो डायमेंशन है वो होती है MLT-2, तो MLT-2, और ये मीटर के लिए L आता है, तो MLT-2 अपॉन L, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन बची आपकी MT-2। इसे नोट कर लीजिए, है ना, ये फिर मैं दोबारा से बता रहा हूँ, है ना, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, अब कुछ हम प्रीफिक्स के बारे में जानेंगे, है ना, प्रीफिक्स क्या होते हैं और उनके सिंबल्स क्या होते हैं। ओके, तो दोस्तों ये कुछ आपके उपसर्ग तथा सिंबल है ना, ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये उपसर्ग तथा उनके कुछ संकेत है ना, जैसे आप एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। आप यहाँ से याद करो, किलो, हेक्टो, डेका, बीच में मीटर आता है उसे भूल जाइए, किलो, हेक्टो, बीच में मीटर जो आता है उसे बोल के देखिए, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर को बोलेंगे, क्यों लिखेंगे नहीं, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये इतना याद हो जाएगा। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, है ना। किलो से ऊपर फिर मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ऐसे याद करेंगे आप। मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, किलो से स्टार्ट करेंगे, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर को लिखेंगे नहीं, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद किलो से हमने स्टार्ट किया था, तो किलो से ऊपर जाएंगे, किलो से ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है। इनकी कुछ वैल्यू याद रखेंगे इनकी। किलो से आप पढ़िए 10 की घात 3, है। अभी मैं आपसे पूछूं 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो आप बताते हैं 1000 मीटर, ऐसे 1000 को लिखेंगे 10 की घात 3, है ना। एक घात को कम करते जाएंगे, हेक्टो के लिए 10 की घात 2 आएगा, 10⁻², पेगा के लिए 10⁻1 आएगा, है ना। और डेसी पे जाएंगे 10⁻−1, सेंटी पर जाएंगे तो 10⁻−2, मिली पर जाएंगे तो 10⁻−3, है ना। मिली माइक्रो, नैनो, पिको, तो मिली माइक्रो पढ़ना हो तो इसी का 10 की घात -6 कर देंगे। 10 की पावर, बेस सबका 10 रहेगा, बेस जो है सबका कितना रहने वाला है, बेस सबका 10 रहने वाला है ना। तो मिली 10⁻−3, अब 3 के मल्टीपल में आएंगी, 3, 6, 9, 12, 15 और ये 18, ऐसे कर लीजिए आप, है ना। 3, 6, 9, 12, 15, 18, सबका जो बेस है वो 10 ही रहने वाला है ना। तो ऐसे कर लेंगे। मेगा के लिए क्या आएगा, इसकी जो वैल्यू है, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, पेटा 10⁻15 और एक्सा 10⁻18, है ना। तो ये कुछ प्रीफिक्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। ये प्रीफिक्स हो गए, इनके ये सिंबल हैं, ये इनके संकेत हैं। एक्सा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, पेटा को पी से, टेरा को टी से, गीगा, मेगा, किलो, इनके ये सभी क्या हैं, ये सिंबल हैं, ये सभी सिंबल हैं, और ये सभी इनके क्या हैं, ये वैल्यू हैं, ये इनकी वैल्यू है। तो इन्हें आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जाती है। ओके, तो इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देखने वाले हैं, जैसे प्रकाश वर्ष क्या होता है ना, प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन आपने पढ़ा हो, है ना, और पारसेक और खगोली पिंड, खगोली दूरी, ये सभी क्या होती है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रकाश वर्ष, खगोली पिंड, खगोली दूरी और पारसेक क्या होते हैं, उन सब के बारे में देखो। जैसे मैंने यहाँ पर चीज़ों को नोट किया हुआ है, एक प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, निर्वात में एक वर्ष में चली हुई दूरी क्या कहलाती है, आपकी प्रकाश वर्ष कहलाती है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रकाश द्वारा निर्वात में, वैक्यूम है ना, निर्वात क्या होता है, निर्वात जहाँ हवा नहीं होती है वो निर्वात होता है, उसे वैक्यूम कहते हैं, है ना। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली हुई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। और एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर, 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है ना। तो ये चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती हैं कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है, एक खगोलीय जो यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वो कितने के बराबर होती है। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में आती हैं, और ये डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछी जाती है। बोल देगा प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली हुई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं ना। तो ऐसे करके ऑप्शन में भी पूछ लेते हैं चीज़ों को। तो डेफिनेशन के तौर पर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनके जो इनकी जैसे एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर हो गए, एक पारसेक
कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, कितने मीटर के बराबर होता है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर जनरेट होता है और जरूर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछेगा तो वो होती है आपकी पारसेक। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूरी, ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, सबसे बड़ी यूनिट क्या है, वो है आपकी पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, पारसेक, है ना। तो एक पारसेक कितने के बराबर होता है, 3.08 इंटू 10⁻16, 10⁻16 मीटर। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, 3.26। ये तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय यूनिट कितने के बराबर होती है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर या 14.9 करोड़ किलोमीटर के बराबर होती है। किलोमीटर लिखा हुआ है ना। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर नोट कर लीजिए, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। तो इसकी मैं कुछ एक ट्रिक बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो एक ही बार में याद रहे, है ना। तो आप ट्रिक देखेंगे, ओके। तो ट्रिक क्या है, तो देखिए खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष, पारसेक, है ना। इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बनाई है, वो शॉर्ट ट्रिक आपकी ALP, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट लोको पायलट के नाम से आप इसे याद रख सकते हैं। ALP, ए से कहेंगे आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय इकाई, L से लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष, P से पारसेक। हाँ, इसकी ट्रिक है। अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे, देखो ये जो चीज़ है ये लगभग 1.5 के बराबर है, इसे मैं 1.5 पढ़ सकता हूँ, है ना। और ये इसका लगभग 3 गुना है ना, सॉरी ये इसका लगभग 2 गुना है, 1.5 दूनी 3, और ये इसका 3 गुना है। बस ये याद कर लीजिए आप, ALP, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होता है, एक लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर होता है, और आपका एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है। इन चीज़ों को याद करने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक है, और इस शॉर्ट ट्रिक को आप अच्छे से याद करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी तरह से याद रहेंगी, ओके। जैसे ये 1.496, ये जो वैल्यू ये लगभग 1.5 है, ये इसका लगभग ये 3 गुना है, ये इसका लगभग 2, ये इसका 3 गुना है, सॉरी ये इसका 2 गुना है और ये 3 गुना, 2 बार गलती होगी, है ना। तो अच्छा, ये P पे कितने, P 16 पे आता तो मैंने इसको 16 कर दिया। यहाँ से बहुत चीज़ें याद रहने वाली है। ये इसका 2 गुना करेंगे और P 16 पे आता तो 16 हो जाएगा, है ना। और देखिए ये A 1 पे आता है, 1 पे आता है, 1 और 1 इसे बढ़ जाएंगे तो 11 हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से आपको ये, मुझे लग रहा है कि ये आपको ट्रिक बहुत ही अच्छी पसंद आई होगी। इसको आप जरूर नोट कर लीजिए और इसको कम से कम 1-2 बार प्रैक्टिस में लीजिए। 2-3 बार आप यदि बोलेंगे इसे तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। ALP बोली 2-3 बार, A से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, L से लाइट ईयर, P से पारसेक, है ना। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के बराबर होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 के बराबर होता है ना। ये इसका 3 गुना था, 3.08 इंटू 10 कितना पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे, क्योंकि P आ रहा है लास्ट में, P 16 पे आता है ना। ये इसका कितना हो जाएगा, 3 गुना 3, है ना, 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ओके। तो इस हिसाब से ये चीज़ आपको याद रहने वाली है, ओके। आगे चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं अक्सर, तो इसीलिए आप इन चीज़ों को याद कर लीजिए। जैसा कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, एक खगोलीय दूरी कितने मीटर के बराबर होती है, एक पारसेक कितने के बराबर होता है। तो इसकी तो मैंने अभी डायरेक्ट ट्रिक बताई थी। वो डायरेक्ट ट्रिक क्या थी, है ना, ALP, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा, यहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये ALP ऐसे तो बनेगा। तो ये क्या था आपका 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, है ना, लाइट ईयर। इसके बाद ALP ये इसका 3 गुना होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, और ये कितना हो जाएगा 9.46 इंटू 10 आपका ये हो जाएगा आपका 15 मीटर, है ना। ALP, एक मील, ये 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो याद रखिए ये आ जाएगा क्वेश्चन है। 1 मील में 1.61 किलोमीटर होते हैं। एक माइक्रोन तो उसमें आता है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था। हाँ, किलो से स्टार्ट करेंगे आप, तो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, मैक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, है ना, उसमें आता है मैक्रो। तो मैक्रो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 10⁻⁻6 यूज़ करते हैं, है ना। एक एंगस्ट्रम के लिए क्या यूज़ करते हैं, 10⁻⁻10 यूज़ करते हैं, है ना। एक फर्मी, अगर मीटर की बात करें तो आप मीटर लगा देंगे, यदि ये चीज़ें मीटर में चल रही है तो मीटर लगा देंगे। एक फर्मी में कितने मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, ये भी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। एक नॉटिकल मील, एक नाविक दूरी कितने के बराबर होती है, ये बहुत आया हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है ना। तो आप इसे याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक नॉटिकल मील ये होता है 1852 मीटर, 1852 मीटर। जैसे किलोमीटर बताना हो तो 1000 से आप भाग लगा देना, भाग लगाएंगे कितना आएगा 1.852 किलोमीटर। यदि ये वैल्यू किलोमीटर में पूछता है तो क्या कर देंगे, 1000 का भाग लगा देंगे, है ना। तो एक नॉटिकल मील होता है 1852 मीटर के। शायद ये नहीं दिख रहा हो तो आप इसे नोट कर लीजिए। 1 किलोवाट घंटा होता है आपका 3600 किलो जूल के बराबर, है ना। इसे हम देख सकते हैं कितना होता है आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल,
है। एक अश्वशक्ति होता है आपका 746 वाट। याद कर लीजिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। एक अश्वशक्ति, एक हॉर्स पावर होती है 746 वाट के बराबर, है ना। एक वैल्यू और होती है इसी में, वो 735.5 वाट के बराबर होती है। लेकिन ये मीट्रिक प्रणाली है, ध्यान रखना, ये मीट्रिक प्रणाली में होता है और ये आपका FPS प्रणाली में होता है ना। ये FPS प्रणाली में होता है और ये आपका मीट्रिक प्रणाली में होता है। लेकिन मोस्टली पूछा ये जाता है एक अश्वशक्ति कितने के बराबर, 746 वाट के बराबर। कई बार एग्जाम में ये वैल्यू नहीं मिले तो आपको यदि ये इसको टिक करना, 735.5, ये मीट्रिक प्रणाली है, ये अंग्रेज यूज कर, है ना, अंग्रेज यूज करते थे इसको, है ना। तो ये FPS प्रणाली है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है और एक गज कितने के बराबर होता है ना। इस चीज़ को हम समझेंगे और आगे जानेंगे चीज़ों को। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, है ना। एक गज आपका होता है 91.44 सेंटीमीटर, है ना। कर दी। तो दोस्तों ऐसी कुछ वैल्यू और हैं, उन्हें भी आप जो है याद कर लीजिए, याद कर लेना, उन्हें मैं और आगे लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ का, इन सभी वैल्यूज़ का आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं घट जा रहा हूँ, और इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे तो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत बार एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछी गई हैं, है ना। तो चलिए इसको अब मैं मिटा दे रहा हूँ और अगले पेज पे आते हैं। ओके, तो दोस्तों देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू और है, इन्हें भी आपको याद करना है। एक फुट में क्या होता है, एक फुट में 30.4 सेंटीमीटर होते हैं, याद कर लीजिए आप इसे। एक इंच 2.54 सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर। ये मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक पाउंड या एक पौंड, ये कहीं आपको ऐसे लिखा मिलेगा पौंड, तो उससे घबराना नहीं है, ये पाउंड ही है ना। एक्चुअल में ऐसे लिखा रहेगा पौंड, है ना। आपने पढ़ा होगा FPS प्रणाली, FPS में आता है ना पाउंड, फुट पाउंड सेकंड, तो ये वही वाला पाउंड है। तो एक पाउंड कितने के बराबर होता है, एक पाउंड आप याद रखेंगे, एक पाउंड को लगभग आधा किलो के बराबर होता है ना। तो लगभग आधा किलो, इसे करेंगे 453 ग्राम, ये एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है 453 ग्राम। इसे हम कह सकते हैं लगभग आधा किलो, लगभग आधा किलो। यहाँ से ये चीज़ आपको याद रहने वाली है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू 453 ग्राम, 455 ग्राम लगभग ऐसे करके ये वैल्यू होती है। वैसे एक्चुअल में तो ये 453 ग्राम ही, कहीं 453 ग्राम ही पढ़ा गया है, लेकिन कहीं पर ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज होती है। तो आप याद रखेंगे लगभग आधा किलो से, है ना। एक चंद्रमास में क्या होता है, एक चंद्रमास होता है आपका 27.3 दिन के बराबर, 27.3 दिन, है ना। यहाँ पर एक चंद्रमास हो गया। एक न्यूटन कितने के बराबर होता है ना, एक न्यूटन। अच्छा, बल का मात्रक होता है आपका MKS पद्धति में, बल का मात्रक होता है न्यूटन, MKS पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, लेकिन CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। तो एक न्यूटन में कितने डाइन, ये पूछता है, एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो डाइन को यदि मैं लिखूँ तो ऐसे करके लिखूंगा मैं इसे डाइन को, हाँ। अच्छा, एक जूल, कार्य का मात्रक जूल, MKS पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है, लेकिन CGS पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ होता है। तो एक जूल में कितने अर्घ, ये दोनों वैल्यू अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखेंगे इन दोनों का जो बेस होता है, दोनों का ही जो बेस है वो 10 होता है, दोनों का बेस 10 होता है। एक न्यूटन में कितने डाइन, तो 10 टू द पावर कुछ आती है, वो क्या आती है वो मैं बताऊंगा। एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, वो भी 10 टू द पावर के टर्म में आती है ना। एक वो पावर होती है, वो पावर कितनी होती है वो याद रखने के लिए ट्रिक है, आपको याद रखेंगे। डाइन में ई के कौन से नंबर पे आता है, 5 पे आता ना, तो 10 टू द पावर 5 लगाएंगे। एक न्यूटन में कितने डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन, ई 5 पे आता है। यहाँ से आपको चीज़ याद रहने वाली है ना। एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो अर्घ से जी कौन से नंबर पे आता है, 7 पे आता है, और 7 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7। तो एक जूल में कितने अर्घ, 10 टू द पावर 7 अर्घ। एक न्यूटन कितने डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है। एक चंद्रमा 27.3 दिन के बराबर होता है। एक पाउंड कितना होता है, 453 ग्राम के बराबर होता है, लगभग आधा किलो होता है। एक इंच कितना होता है, 2.54। ये वैल्यू तो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है ना। अच्छा, एक कैलोरी में कितने जूल, ये डेटा भी बहुत बार पूछा गया। एक कैलोरी में कितने जूल, है ना, और एक जूल में कितने कैलोरी, ये जो डेटा है ना, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप बताइए मुझे कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं और कितने जूल होते हैं, और है ना, एक कैलोरी में कितने जूल और एक जूल में कितने कैलोरी। ये दोनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार ही पूछे गए हैं। तो एक कैलोरी में कितने जूल, याद रखिए 4.2 जूल होते हैं, 4.2 जूल। ये डेटा बहुत बार पूछा गया, किसी किताब में ये जो चीज़ है 4.18 जूल ऐसे करके भी दे रखी है। तो आपको घबराना नहीं है कि एक कैलोरी में कितने जूल, 4.2 जूल या 4.18 जूल,
है ना, यही डेटा है। अच्छा, 1 जूल में कितने कैलोरी, उल्टा करके पूछ लेता है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि 1 जूल में आपको कैलोरी निकालना है तो 1/4.2 करो, फिर ऐसे करने लग जाए आप कि 1/4.2 करो, फिर इसका भाग लगाने लग जाएंगे, तो उसमें आपका टाइम लग जाएगा। इसलिए आप चीज़ों को अच्छी तरह से रट लीजिए, याद कर लीजिए। ये डेटा बहुत बार पूछा गया, भाग कौन लगाएगा आपको, है ना। 1 में 4.2 का भाग लगाएंगे कम से कम आपकी 1 मिनट तो वैसे ही चली जाएगी। इसलिए इस डेटा को भी रट लीजिए। और ये होता है आपका 0.24 कैलोरी, है ना, 0.24 कैलोरी होता है। तो इस हिसाब से आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको वैल्यू बताई हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से रट लीजिए, इनको याद कर लीजिए। ये एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं, मल्टीपल टाइम पूछी गई हैं, है ना। कुछ और डेटा है, मैं और डेटा ले रहा हूँ, है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो दोस्तों देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और वैल्यू हैं जिन्हें आपको याद करना ही है ना, इन्हें और आप याद कर लीजिए। तो इस हिसाब से आपको ये वैल्यू टोटल खत्म हो जाएंगी। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी एग्जाम में आती है। अच्छा, एक टॉर में क्या होता है, याद रखेंगे। एक टॉर कितने के बराबर होता है, एक टॉर 1 mmHg के बराबर होता है। Hg, यहाँ पर Hg क्या है, Hg आपका पारा है ना, जिसे हम मरकरी कहते हैं, है ना, मरकरी। तो एक टॉर क्या होता है, 1 mmHg के बराबर होता है, 1 मिलीमीटर Hg 1 mm पारा के बराबर होता है। अब आपका 1 गैलन क्या होता है, 1 गैलन आपका 3.78 लीटर के बराबर होता है। याद रखेंगे, ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, 3.78 लीटर, है ना। इसी प्रकार 1 घन मीटर में क्या होता है, तो 1 घन मीटर होता है आपका वो 10³ लीटर के बराबर होता है, 10³ या फिर 1000 लीटर, 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं, 3.78 लीटर होते हैं, है ना। और 1 घन मीटर कितना होता है आपका, ये भी 1000 लीटर के बराबर होता है। एक टेस्ला में क्या होता है, याद रखेंगे, एक टेस्ला 10⁴ गॉस के बराबर होता है। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। 1 पास्कल सेकंड को याद कर लीजिए, ये आपका 10 पॉइज के बराबर होता है, 10 पॉइज, है ना। हिंदी में ये ऐसे करके मिलेगा आपको, पॉइज ऐसे मिलेगा, तो घबराना नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये 1 पास्कल सेकंड होता है, 10 पॉइज के बराबर होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू थी जिन्हें हमको याद करना था, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे और देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको एक न्यूमेरिकल है, किसी कण का वेग v और समय t का समीकरण निम्न है ना। वो क्या समीकरण, वेग v बराबर a + bt + c/d + t, तब a b c और d की विमा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप एक नोट लिखिए, पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक नोट करिए, है ना। वो नोट क्या है ना, उस नोट को आप लिख लीजिए कि दो राशियां जुड़ती हैं या घटती हैं, 2 राशियां जुड़ती हैं या घटती हैं, तो उनके मात्रक तथा विमा समान होती है। तो उनकी मात्रक तथा विमा समान होती है, ये आप नोट कर लीजिए। जब 2 राशियां जुड़ती हैं या घटती हैं तो उनकी मात्रक तथा विमा समान होती है ना। तो उसे आप नोट करिए, और इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे मिटा रहा हूँ क्योंकि जो बोर्ड है उसका कैमरे में इतना पोर्शन नहीं आ रहा होगा, इसे मिटा रहा हूँ मैं। ओके, चलिए सवाल को करते हैं। जैसे आपका ये v बराबर a + bt + c/d + t ना, तो आपको a b c d इन सब की विमाएँ निकालनी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान रखना, a की विमा, आपको a की विमा निकालनी है। a की विमा किसके बराबर हो जाएगी, v की विमा, a की विमा v के विमा के बराबर हो जाएगी ना। bt की विमा v की विमा के बराबर, c/d + t की विमा भी v के बराबर, यानी कि इसी के बराबर लगा देंगे। a की विमा निकाल ली हो, a की डायमेंशन निकाल ली, तब भी v के बराबर लगाएंगे। bt की विमा भी v के बराबर है, यहाँ से v का मान आ जाएगा। c/d + t की जो डायमेंशन है वो भी v की डायमेंशन के बराबर। तो a की विमा किसके बराबर हो जाएगी, v की विमा के। और v क्या है यहाँ पर, v आपका वेग है, v क्या है, v वेग है। और हम जानते हैं वेग की जो डायमेंशन वो होती है LT-1, वेग की डायमेंशन क्या होती है, LT-1। तो a की विमा क्या हो जाएगी, LT-1 हो जाएगी। ऐसे अब यहाँ से निकालिए bt की विमा, bt की विमा v किसके बराबर हो जाएगी, bt की विमा v की विमा के बराबर हो जाएगी, v की विमा, है ना। तो क्या करेंगे, bt की विमा, तो यहाँ से आप b का मान निकालना है, तो b क्या हो जाएगा, v/t की विमा। v की विमा क्या होती है आपकी LT-1, और ये आपका t है, ये टाइम वाला, तो क्या हो जाएगा LT-2। तो b की विमा क्या हो जाएगी, तो b की विमा हो जाएगी LT-2। तो b की विमा क्या हो जाएगी, LT-2 हो जाएगी, b की विमा
LT माइनस 2 हो जाएगी। अब हमको निकालनी है C और D की विमा, है ना। तो इसे आप नोट करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कैमरे में केवल यहाँ तक ही चीज़ें आ रही होंगी, तो आप नोट कर लीजिए, है ना। इसे मैं साफ कर रहा हूँ। हाँ, तो देखिए D प्लस T, अब मुझे D की विमा निकालनी है, C की तो निकाल ली है। देखिए D की विमा कैसे निकाल सकते हैं हम यहाँ से। D की विमा तो मैंने दिखाया कि जब दो राशियाँ जुड़ती हैं या घटती हैं तो उनके जो मात्रक हैं और उनकी जो विमाएँ हैं वो समान होती हैं, है ना। तो D प्लस T ये दोनों जुड़ रहे हैं, जुड़े या फिर घटते हैं, जुड़े या घटे हैं, तो उनकी डायमेंशन और यूनिट समान होती है। तो D की विमा T की विमा के बराबर हो जाएगी। D की विमा किसके बराबर, T की विमा के बराबर हो जाएगी। और हम जानते हैं कि T की विमा क्या होती है, T यहाँ पर टाइम है और टाइम की विमा T हो जाएगी, इसीलिए D की विमा क्या हो जाएगी, D की डायमेंशन T हो जाएगी। अब हमें निकालनी है C की डायमेंशन, और C की डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो C अपॉन D प्लस T की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर हो जाएगी, V की डायमेंशन के, जैसा कि मैंने आपको बताया इसके बराबर। तो यहाँ से आप C की वैल्यू निकालिए पहले आप। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, V इंटू D प्लस T, है ना। तो V की जो डायमेंशन है वो क्या होती है, LT माइनस 1 होती है। D की विमा T की विमा के बराबर है, तो ये ओवरऑल ये क्या है, आपकी T है ना। तो T का इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा तो L आ जाएगी। तो C की विमा कितनी हो जाएगी, C की विमा आपकी कैपिटल L हो जाएगी, है ना। इस प्रकार ये आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। अच्छा, एक न्यूमेरिकल और करेंगे जो कि आपका इस वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन होगा। ओके, तो दोस्तों ये आपका इस वीडियो का लास्ट सवाल है। यदि V बराबर A अपॉन T प्लस BT स्क्वायर प्लस CTQ है, जहाँ वेग V है, समय T है, तो A B C की विमा ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, सेम प्रोसेस से इस सवाल को करेंगे। A अपॉन T की जो विमा है वो V के बराबर हो जाएगी, BT स्क्वायर की विमा भी V के बराबर हो जाएगी, और CTQ की विमा भी V के बराबर हो जाएगी ना। तो V बराबर A अपॉन T ऐसा करेंगे। तो मुझे A की डायमेंशन निकालनी है, तो A की वैल्यू हो जाएगी V इंटू T। तो V की जो डायमेंशन वो क्या होती है, LT माइनस 1, और T की डायमेंशन क्या होती है, T होती है। T से T कैंसिल हो जाएगा ना, T से T कैंसिल, तो डायमेंशन कितनी आ गई, L आ गई। तो A की डायमेंशन क्या आ गई, L आ गई। ऐसे BT स्क्वायर, है ना, V बराबर आप यहाँ करेंगे BT स्क्वायर, तो BT स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो भी V के बराबर होगी। तो यहाँ से B का मान निकालिए, तो B का मान हो जाएगा V अपॉन T स्क्वायर। तो V की जो डायमेंशन है वो कितनी है, LT माइनस 1, और T की डायमेंशन T है तो T2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से T ऊपर जाएगा पलट के, तो LT माइनस 3 हो जाएगा, LT माइनस 3। तो V की जो डायमेंशन है वो हो जाएगी आपकी LT माइनस 3, है ना। ऐसे ही आपका CTQ की जो डायमेंशन है V के बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका CTQ। तो यहाँ से कैपिटल C का मान आप निकालिए, तो क्या हो जाएगा V अपॉन TQ। V की जो डायमेंशन है वो होती है आपकी LT माइनस 1, और ये आपकी T3, तो ऊपर जाएगा पलट के, तो कितना हो जाएगा, T4 हो जाएगा, LT माइनस 4, है ना। तो C की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, LT माइनस 4 हो जाएगी। तो ये इस वीडियो का आपका लास्ट सवाल था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।